नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भारतीय प्राचीन इतिहास के एक और नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड। आज के लेक्चर में अब हम देखने जा रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड, दैट इज उत्तर वैदिक काल। अब हम देखने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल। हमने देखा था 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक हमारा अर्ली वैदिक पीरियड आता है, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक अब हमारा लेटर वैदिक पीरियड आएगा, जिसको हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमने पहले देखा था प्रारंभिक वैदिक काल, दैट इज अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि वो लोग सप्त सिंधु वाले रीजन में ही रहा करते थे, निवास किया करते थे, आर्यंस। लेकिन आगे चलकर अब हम देखेंगे कि जो आर्यंस थे ये अब सप्त सिंधु रीजन से गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ आना शुरू कर दिए थे। इन लोगों ने सप्त सिंधु के रीजन से गैंगेटिक प्लेन्स, गंगीय मैदान की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा सप्त सिंधु का रीजन है। तो सप्त सिंधु के रीजन से गैंगेटिक प्लेन वाले रीजन में अब इन लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। और सप्त सिंधु में अगर दोस्तों आप सभी को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था इंडस, दैट इज सिंधु, और उसकी 5 सहायक नदी। उसकी 5 सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और एक और आती है हमारी सरस्वती जी। तो सरस्वती जी को हमने सबसे पायस रिवर, दैट इज सबसे पवित्र रिवर माना था। लेकिन सबसे ज्यादा बार वर्णन, सबसे ज्यादा बार जिक्र किस नदी का होता है? तो सिंधु नदी का होता है सबसे ज्यादा बार जिक्र, आपको याद रखना है। चलिए अगला हमने देखा कि दोस्तों क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज हुआ करता था काफी हद तक, लेकिन हमने देखा था आयरन का यूज नहीं हुआ करता था। अर्ली वैदिक पीरियड में ये खासियत थी। लेकिन हम लेटर वैदिक पीरियड में अगर आते हैं आगे, तो लेटर वैदिक पीरियड में हमारा सबसे ज्यादा यूज अब आयरन का होने लग गया था। तो आयरन के यूज की मदद से ये लोग क्या कर लेते कि इन लोगों ने डेंस फॉरेस्ट वर क्लियर्ड यूजिंग द आयरन टूल्स, मतलब इन्होंने घने वनों को लोहे के औजारों की सहायता से काटना शुरू कर दिया था। जिसकी वजह से क्या होता गया कि ये लोग आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते चले गए, और ये लोग गैंगेटिक प्लेन्स वाले रीजन में जाकर निवास करने लगे। और ये क्या होता है कि एक अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक वाला पीरियड जो था वो ट्रांजिशनल पीरियड था। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब ये रहता है कि ये लोग सेमी नोमेडिक मतलब होता है अर्ध घुमंतु। तो अर्ध घुमंतु से ये लोग कैसे स्थानीय मतलब सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरफ ये लोग बनने लगे। जैसे कि सेमी नोमेडिक आप लोग जानते होंगे, एक ट्राइब होती है हमारी बंजारा ट्राइब। बंजारा ट्राइब से आपको याद होगा कि जो कंघी आप लोग करते हैं, बाल अपने सेट करते हैं, है ना, तो उससे आप लोग क्या करते हैं, जो कंघी का आविष्कार था ये बंजारा ट्राइब ने किया था। तो बंजारा ट्राइब भी एक सेमी नोमेडिक ट्राइब थी, अर्ध घुमंतु जनजाति थी। तो वैसे ही ये लोग क्या थे, ये भी पहले एक जगह से दूसरी जगह रहा करते थे। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग एक ही जगह पर निवास करने लगेंगे। तो ये एक ट्रांजिशनल फेज था। चलिए, तो आर्यंस मूव फ्रॉम सप्त सिंधु रीजन टू गैंगेटिक प्लेन। नेक्स्ट हमारा आता है क्या कि मेन 3 रीजन्स आते हैं हमारे। 3 रीजन, सबसे पहला आता है कुरु, फिर आता है कौशला, फिर आता है हमारा पांचाल। तो कुरु, पांचाल और कौशल वाला रीजन हमारा इस समय बहुत प्रचलन में था। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए आगे चलकर आप पढ़ेंगे हमसे 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद आगे चलकर आएगा, लेकिन यहाँ पर जनपद आ जाते हैं। तो उनमें से आपको सिर्फ 3 प्रमुख जनपद देखने, मैंने बस ये फोटो लगा दी है। ये अभी 16 महाजनपद का इमरजेंस यहाँ पे नहीं होना, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है हमारा कुरु, फिर आता है हमारा पांचाल, और फिर आता है हमारा कौशल। तो ये 3 हमारे एमर्ज होकर आते हैं रीजन्स। और नेक्स्ट हमारा आता है क्या, अगला हमारा आता है कि रिलीजियन इन लेटर वैदिक पीरियड। तो अब हम देखेंगे दोस्तों रिलीजियन इन लेटर वैदिक पीरियड। तो हम देखेंगे वहां का धर्म, उस समय पे उत्तर वैदिक काल में धर्म और धार्मिक विचार कैसे हुआ करते थे। सबसे पहला क्या होता था, जो रिचुअल्स होते थे, तो रिचुअल्स की मात्रा बढ़ चुकी थी। इसका मतलब हुआ कर्म कांड की मात्रा बढ़ा दी गई थी। अब ये कैसे होने लगे थे, हमारे यज्ञ जटिल होने लगे थे, कॉम्प्लेक्स। हमारे यज्ञ वगैरह कैसे होने लगे थे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ब्राह्मण्स का वर्चस्व बहुत ज्यादा हो गया था। अब यहाँ पे ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बहुत ज्यादा, काफी हद तक बढ़ गया था दोस्तों। और यहाँ पे काफी सारे जो राजा थे वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए यज्ञ किया करते थे। तो उनमें से एक यज्ञ था राजसूय यज्ञ, फिर एक आता है अश्वमेध यज्ञ, फिर एक आता है वाजपेयी यज्ञ। ये तीनों यज्ञ मैं आपको आगे चलकर इसी क्लास में समझाऊंगा। और अगला हमारा आता है, अब भगवानों का भी परिवर्तन हो गया था। ठीक है, तो पहले हम लोग आपने पढ़ा था दोस्तों कि इंद्रदेव और अग्निदेव की हम सबसे ज्यादा पूजा किया करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इंद्रदेव और अग्निदेव की पूजा ना करते हुए अब हम प्रजापति जी की पूजा करते हैं। एमपीपीएससी 2026 के
प्रश्न पत्र में पूछा गया सवाल है दोस्तों कि सभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं। तो सभा और समिति प्रजापति की पुत्री हैं और इसका वर्णन हमको अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है हमको। चलिए अभी ये आगे भी आएगा। और अगला हमारा क्या आता है कि अब यहाँ से नए ग्रंथ आना शुरू हो गए थे। उन नए ग्रंथ में से ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब चीजें आना शुरू हो गई थी। मैं आपको आगे चलकर सब बताऊंगा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, आरण्यक क्या होता है और उपनिषद क्या होता है। अभी याद रखिए कि टोटल हमारे 108 उपनिषद है और सबसे बड़ा उपनिषद है बृहद आरण्यक। ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है और सबसे पुरानों में से भी एक है। अगला हमारा आता है क्या कि फिलोसॉफी उस समय से अब शुरू हो गई थी। मतलब दर्शन, दर्शन अब यहाँ से शुरू हो गया था। दर्शन का मतलब होता है कि आत्मा, ब्रह्म, कर्म एवं मोक्ष की यहाँ पे क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। चलिए अगला हमारा क्या आता है, अगला हम देखते हैं क्या कि हमने देखा था कि प्रजापति अब यहाँ पे सुप्रीम गॉड बन जाते हैं। प्रजापति अब यहाँ पे सुप्रीम गॉड बन जाते हैं। मतलब हमने पढ़ा कि इनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अथर्ववेद में हमको पता चलता है कि सभा और समिति किसकी पुत्री है, प्रजापति की पुत्री है। सभा और समिति प्रजापति की पुत्री है। चलिए तो ये चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है इंद्र की वैल्यू गिर गई, अग्नि की वैल्यू गिर गई। और अगला क्या आता है, विष्णु। विष्णु जी को हमने प्रिजर्वर की तरह रख लिया था, प्रिजर्वर और प्रोटेक्टर की तरह रख लिया था, है ना। और नेक्स्ट हमारे यहाँ रुद्र। भगवान शिव को पहले हम रुद्र कहा करते थे, तो रुद्र कहते थे, फिर बाद में शिव और विष्णु, शिव और महेश कहने लगे आगे चलकर। तो ये किसके देवता थे, गॉड ऑफ एनिमल्स थे। आपने पशुपतिनाथ टेम्पल सुना होगा, पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल का, वो भगवान शिव को समर्पित है। और पशुपतिनाथ मतलब किसके लिए, एनिमल्स के लिए डेडिकेटेड है वो कहीं ना कहीं, दैट ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है रुद्र, पशुओं के देवता थे, बाद में इन्हें शिव महेश कहा जाने लगा। और अगला हमारा क्या आता है, पूषण। पूषण को दोस्तों शूद्र के देवताओं के तौर पे माना जाता है। किनके देवता, शूद्र के देवता। आगे अभी मैं आपको 4 वर्ण बताऊंगा, उनमें से चौथा होता है शूद्र। तो शूद्र के देवता के तौर पे हम किसको मानते हैं, पूषण को मानते हैं। और यही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारे फॉर वेलबींग ऑफ कैटल और बिकेम द गॉड ऑफ शूद्र। नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है कि एक होता है भारतवर्ष, एक होता है आर्यवर्त। एक होता है क्या, भारतवर्ष, एक होता है आर्यवर्त। तो हिमालय से साउथ का रीजन, हिमालय से नीचे आप जहां तक चले जाइए तो उसको हम बोलते हैं भारतवर्ष। और आर्यवर्त का मतलब क्या होता है, हिमालय से नीचे लेकिन हमारी नर्मदा नदी जी के ऊपर। तो हिमालय से नीचे और नर्मदा जी के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्यवर्त बोलते हैं। तो भारतवर्ष हो गया भारत के नीचे वाला रीजन, तो ये हो गया हमारा भारतवर्ष। ये हमारा हिमालय है, हिमालय से आप नीचे जहां तक भी आ जाओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भारतवर्ष हो जाएगा। और अगला हमारा आता है आर्यवर्त। तो आर्यवर्त कौन सा रीजन है, ये हमारा, ये हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है, ठीक है। और हिमालय से यहाँ पे हमारी कौन सी नदी आती है, नर्मदा जी। तो नर्मदा जी तक हमारा कौन सा आता है, आर्यवर्त आता है। तो आर्यवर्त में कौन रहा करते थे, आर्यवर्त में आर्यंस रहा करते थे। कौन रहा करते थे, आर्यवर्त में आर्यंस रहा करते थे। और आर्यंस को हम श्रेष्ठ माना करते थे। श्रेष्ठ मतलब होता है सुपीरियर, और नॉन आर्यंस मतलब अनार्य को हम माना करते थे इनफीरियर। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स होता था, एक सुपीरियोरिटी और एक इनफीरियोरिटी हुआ करता था। और अगला हमारा क्या आता है, नर्मदा नदी जी का कहाँ से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। आपको इसकी लंबाई बतानी है। आपको अगर हो सके तो आप ये भी बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में क्षेत्र में प्रवाहित होकर जाती हैं। अगला हमारा क्या आता है, भारतवर्ष, लैंड ऑफ किंग भरत, राजा भरत की भूमि कहलाई जाती थी। और अगला हमारा आता है आर्यवर्त। तो आर्यवर्त किसकी भूमि थी, आर्यों की भूमि कहलाई जाती थी हमारी, कौन, आर्यवर्त। और नेक्स्ट हमारा आता है क्या, इसमें भारतवर्ष में हमको पुराण और एपिक्स, एपिक्स हमारी मतलब इसका उल्लेख मिलता है, पुराण और एपिक्स का उल्लेख मिलता है। दोस्तों हमारे भारत देश की 2 बहुत ही प्रमुख एपिक्स हैं, जिसको हम जानते हैं, एक महाभारत के तौर पे और एक रामायण के तौर पे। रामायण आपको पता है सबसे पुरानी एपिक है, और सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट एपिक कौन सी हमारी, महाभारत है। रामायण और महाभारत, रामायण किसने लिखी है कमेंट सेक्शन बताना है। महाभारत में आपको बता दे रहा हूँ व्यास जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने लिखी है, ठीक है। और आपको बताना है सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है या फिर भीष्म पर्व है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगला हमारा क्या आता है, और ये हो गया हमारा भारतवर्ष और हो गया हमारा क्या, आर्यवर्त। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि अगला अपना आता है, हम भारत देश को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया करते थे। हम भारत देश को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया करते थे। सबसे पहला हमारा आता है आर्यवर्त। आर्यवर्त मैंने आपको समझाया हिमालयास के नीचे वाला रीजन लेकिन नर्मदा जी के ऊपर वाला रीजन। हिमालयास का नीचे वाला रीजन लेकिन नर्मदा जी का ऊपर वाला रीजन क्या होता था, आर्यवर्त हुआ करता था। और मध्य देश बीच वाला रीजन, बीच वाले रीजन सेंट्रल इंडिया को हम क्या कहा करते थे दोस्तों, मध्य देश कहा करते थे। और दक्षिण पट, दक्षिण पट हमारा
नीचे वाले पूरे रीजन को हम क्या कहा करते थे, दक्षिण पट कहा करते थे, दक्षिण पट। देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, हमारे यहाँ जो राजा हुआ करते थे, तो राजा किंगशिप वाला सिस्टम हमारे यहाँ शुरू हो गया था। किंगशिप मतलब हो गया कि अर्ली वैदिक पीरियड में राजा एक एक इंसानों के जैसे रहा करता था, आम आम इंसानों के जैसे, बहुत वो अपनी वर्चस्व, बहुत पावर नहीं दिखाया करता था। लेकिन आगे चलकर राजा अपना बहुत वर्चस्व दिखाने लगा, पावर दिखाने लगा, तो काफी सारे रीजन्स में अलग अलग जगहों पे राजा को अलग अलग नाम से संबोधित करने लगे। तो नॉर्थ इंडिया में राजा को विराट के नाम से जानने लगे। देखिए नॉर्थ इंडिया में राजा को विराट के नाम से जानने लगे। किसके नाम से दोस्तों, विराट के नाम से जानने लगे। और साउथ इंडिया में इसको किसके नाम से जानने लगे, साउथ इंडिया में इसको भोज के नाम से जानने लगे। किसके नाम से जानने लगे, भोज के नाम से जानने लगे। नॉर्थ इंडिया में राजा को विराट के नाम से जानने लगे, साउथ इंडिया में भोज के नाम से जानने लगे। और वेस्ट रीजन में, किस रीजन में दोस्तों, वेस्ट वाले रीजन में इसको स्वराट के नाम से जानने लगे। किसके नाम से जानने लगे, स्वराट। तो वेस्ट वाले रीजन में किस नाम से जानने लगे, स्वराट। वेस्ट वाले रीजन में किस नाम से जानने लगे, स्वराट। तो देखिए नॉर्थ में विराट, साउथ में भोज, वेस्ट में स्वराट, और ईस्ट वाले रीजन में किस नाम से जानने लगे हम लोग, सम्राट के नाम से जानने लगे। तो ईस्ट वाले रीजन में हम लोग किसके नाम से जानने लगे, सम्राट। क्लियर हो गया। तो देखिए ये हो गया हमारा मैप। नॉर्थ में हम लोग किसके नाम से जानने लगे, जल्दी बताइए, विराट के नाम से। फिर आता है हमारा क्या, ईस्ट। ईस्ट में हम किसके नाम से जानने लगे, सम्राट के नाम से जानने लगे। साउथ में हम भोज के नाम से जानने लगे, और वेस्ट में हम स्वराट के नाम से जानने लगे। वेस्ट में हम किसके, स्वराट के नाम से जानने लगे, किसको, राजा को। और देखिए बीच में तो राजा राजा ही है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या आता है, अगला अपना आता है कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जिनका जिक्र किया गया है किसमें, हमारे लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक पीरियड में हमारे उत्तर वैदिक काल में सिंधु का, सरस्वती का, यमुना का और गंगा का। तो आपको दोस्तों याद रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गंगा। तो ये गंगा जी की तरफ आने लगे थे पलायन करके गैंगेटिक प्लेन्स में। तो ये कहाँ पे रहा करते थे, पहले सप्त सिंधु वाले रीजन में रहते थे, और वहां से पलायन करके गैंगेटिक प्लेन वाले रीजन में आकर पलायन कर लिए थे और निवास कर लिए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि अगला हमारा आता है कि लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, मतलब राजनीतिक संगठन कैसा हुआ करता था। तो दोस्तों राजनीतिक संगठन की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था जन, हमने पढ़ा था जन होता था, मतलब उसका हेड कौन होता था, हमारा राजा ही होता था। तो किंग राजन पावरफुल हुआ करता था, बिकेम इसकी पोजीशन अब कैसी हो गई थी, हेरिडिटरी हो गई थी। हेरिडिटरी का मतलब दोस्तों होता है वंशानुगत, मतलब आपके दादाजी पहले राजा हुआ करते थे, फिर अब आप राजा हैं, और अब आपका बेटा राजा होगा, और आपका पोता राजा होगा। तो ये सारी चीजें होती वंशानुगत, मतलब डिसेंडेंटल, मतलब डिसेंडेंट, मतलब पहले दादाजी, और ऐसे ऐसे चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हेरिडिटरी। और अब ये क्या होने लगा, शिफ्ट फ्रॉम ट्राइबल जन टू टेरिटोरियल स्टेट्स। दोस्तों हमारे यहाँ हमने पढ़ा था सबसे छोटी इकाई परिवार की क्या होती, फैमिली। सबसे छोटा क्या होता है, फैमिली को हम कहते हैं कुल। सबसे छोटी इकाई होती कुल, फिर आता है विश्व, फिर हमारा आता है ग्राम, फिर ग्राम का हेड होता है ग्रामीणी, फिर हमारा आता है जन, जन होने लगा, फिर जन के आगे होने लगा हमारा जनपद, जनपद के इससे भी बड़ा कौन होने लगा, महाजनपद होने लगा। तो आगे चलकर आप देखेंगे 16 महाजनपद। तो सबसे बड़ा होता है महाजनपद, ये अभी अभी नहीं, ये आगे चलकर आएगा, ठीक है। मौर्यन पीरियड में हमको महाजनपद के बारे में पता चलेगा, लेकिन सबसे छोटा कौन होता है, हमारा कुल होता है। सबसे छोटा कौन होता है, कुल होता है। कुल का हेड कौन होता है, कुलपति होता है। ग्राम का हेड कौन होता है, ग्रामीणी होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या आता है कि किंग राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञ करवाने लगा था, परफॉर्म करवाने लगा था। सभा और समिति की वैल्यू दोस्तों मैंने आपको बताई डिक्लाइन हो गई थी। अब राजा के पास ज्यादा अथॉरिटी आ गई थी, राजा के पास ज्यादा पावर आ गई थी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सभा का जिक्र ऋग्वेद में 8 बार होता है और समिति का जिक्र 9 बार होता है। और विधाता मैंने आपको बताया था अर्ली वैदिक पीरियड में कि उसका जिक्र 120 बार होता है। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में सभा विधाता का जिक्र ही नहीं होता है, विधाता वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, और विधाता होता था सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। क्लियर हुआ। चलिए अगला हमारा क्या आता है, इमरजेंस ऑफ ऑफिशियल्स। अभी अब आप देखेंगे आगे चलकर कि अधिकारी लोग आने लगे थे। अब राजा को असिस्ट करने के लिए अधिकारी लोग उसको सपोर्ट करने लगे थे। और अब यहाँ पे हम टैक्स लेना शुरू कर दिए थे। टैक्स वाली होती है हमारी कर, कर हमने लेना शुरू कर दिया था। और अगला क्या आता, हमारा नियमित राजस्व प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। दोस्तों मैंने आपको बताया था अर्ली वैदिक पीरियड में किसी भी तरह की स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आप अब देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में स्टैंडिंग आर्मी का प्रचलन शुरू हो गया था। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये होता है कि एक इन्फेंट्री होती है, एक कैवलरी होती है, और एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है। मतलब ये होता है कि पैदल वाली सेना होती है,
ठीक है। फिर एक घुड़सवार सेना होती है, फिर एक और मशीन तोप बोफोर्स वगैरह हो गए, जो तोप हो गए, ऐसी वाली सेना होती है। तो ये होती है हमारी स्टैंडिंग आर्मी प्रॉपर। तो यहाँ से ये इसका प्रचलन शुरू हो रहा था। और अगला हम देखते हैं दोस्तों, अब हमारा अगला क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो राष्ट्र। तो देखिए, राष्ट्र शब्द का जिक्र पिछले वीडियो में काफी लोगों ने बोला है कमेंट सेक्शन में कि राष्ट्र शब्द का जिक्र अर्ली वैदिक पीरियड में पहली बार होता है। तो वो बच्चे गलत थे। सबसे पहली बार राष्ट्र शब्द का जिक्र कहां पे होता है दोस्तों? सबसे पहली बार जिक्र होता है लेटर वैदिक पीरियड में होता है। लेटर वैदिक पीरियड मतलब उत्तर वैदिक काल में सबसे पहली बार राष्ट्र शब्द का जिक्र होता है। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है ये। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि अब हम देखेंगे राजा के 12 रत्निन। अब हम देखेंगे राजा के 12 रत्निन जो उसके साथ रहा करते थे, उनको असिस्ट किया करते थे। तो उनमें सबसे पहले आते हैं हमारे पुरोहिता। पुरोहिता दोस्तों, पुरोहिता कौन हुआ करते थे? पुरोहिता जो हुआ करते थे वो राजा के चीफ एडवाइजर हुआ करते थे, राजा के प्रमुख सलाहकार हुआ करते थे। पुरोहिता राजा के प्रमुख सलाहकार हुआ करते थे। अगले हमारे आते हैं सेनानी। सेनानी क्या देखा करते थे? सेनानी मिलिट्री के हेड हुआ करते थे, जनरल हुआ करते थे। तो ये सेना के प्रमुख हुआ करते थे और सेनापति के तौर पर ये अपनी कार्य को संभाला करते थे। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रामीणी। हमने पढ़ा था दोस्तों कि ग्राम का जो हेड होता है, प्रधान होता है, उसको हम ग्रामीणी कहते हैं। और अगला हमारा आता है सूत। सूत क्या होता है दोस्तों? सूत कैरियोटियर होता है। कैरियोटियर मतलब जो रथ होता है, जो रथ को चलाता है, उसको हम सूत कहते हैं, कैरियोटियर। नेक्स्ट हमारा आता है भागदूत। भागदूत क्या होता है? टैक्स कलेक्टर होता है। ये क्या करता है? टैक्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम द काउ वेल्थ। मतलब आपको याद रखना है कि टैक्स कलेक्ट करता है कौन? हमारा भागदूत। नेक्स्ट हमारा आता है संग्रहर्थी। संग्रहर्थी कौन होता है दोस्तों? ट्रेजरी डिपार्टमेंट का हेड होता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? हमारा संग्रहर्थी होता है। और अगला हमारा क्या आता है? अक्षवाप। अक्षवाप कौन होता है? जो लेखाधिकारी होता है। जैसे हमारे आज के टाइम पे बाबूजी लोग होते हैं, यूडीसी होते हैं, एलडीसी होते हैं, अपर डिविजनल क्लर्क, एलडीसी लोग होते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क। तो इसी की तरह हमारे उस समय अक्षवाप हुआ करते थे। अक्षवाप क्या करते थे? लेखाधिकारी होते थे, अपने पास रिकॉर्ड्स रखा करते थे हर चीज का। पालगल। पालगल कौन हुआ करते थे? अंगरक्षक होते थे। किसके? किंग के। जैसे आज के टाइम पे मोदी जी के पास एसपीजी कमांडोज है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, ठीक है। और आपने विधायक सांसद जी लोगों को पीएसओ मिलते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। उसी तरह से किंग के पास पालगल हुआ करता था। पालगल उनका बॉडीगार्ड की तरह काम किया करता था। और आपको एक चीज और बतानी है, चलिए मैं ही बता देता हूं कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी हमारी, जिनका 1857 के युद्ध में उन्होंने भाग लिया था, तो उनकी अंगरक्षिका का नाम था झलकारी बाई या फिर गिरधारी बाई। अब इस चीज को आपको कमेंट सेक्शन बताना है। एक थी अवंती बाई, एक थी रानी लक्ष्मीबाई, एक की कोई थी रानी, एक की थी झलकारी बाई और एक की थी रानी। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कौन सी थी, ठीक है। चलिए अगला क्या आता हमारा? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग इन हिज एब्सेंस। तो राजा की मतलब प्रतिनिधित्व करना, मतलब राजा जब एब्सेंट हो तो उसके बदले में काम कौन करता था? उसका प्रतिनिधि जाकर काम करता था, उनके बदले के डिसीजंस यही लिया करता था। चलिए देखिए बता ही देता हूं, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी अंगरक्षिका थी रानी गिरधारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई और रानी अवंती बाई की थी झलकारी बाई। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला हमारा क्या आता है? गोप। गोप कौन होता था? इंचार्ज ऑफ काउज एंड पेस्चर्स। तो ये काउज और पेस्चर्स का इंचार्ज हुआ करते थे। और स्पर्श क्या हुए थे? तो मैसेंजर और कम्युनिकेटर हुआ करते थे ये। और अगला क्या आता है? दूत हुआ करते थे। दूत, जैसे हमारे महाभारत में हमने देखा ना संजय, तो संजय भी एक दूत थे। तो इसी तरह से हमारे कौन हुआ करते थे? स्पर्श हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट ये होता है हमारा 12 रत्न कंप्लीट। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि उस समय की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। तो देखिए सोसाइटी अभी भी पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि पेट्रियार्कियल सोसाइटी अभी भी एग्जिस्ट करती थी, मतलब पुरुषों का दबदबा अभी भी यहाँ पे कायम था। और अगला क्या आता है कि गोत्र की संस्था उत्तर वैदिक काल में प्रकट हुई। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि गोत्र इंस्टीट्यूशन, जो गोत्र होते हैं हमारे, जैसे क्या भरद्वाज हो गया, सांडिल्य गोत्र हो गया, है ना, और भी बहुत सारे गोत्र होते हैं। तो इनमें से क्या होता है? इनका प्रचलन यहाँ से शुरू हो जाता है। गोत्र शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख हमको अथर्व वेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्व वेद में मिलता है हमको गोत्र शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख, ठीक है। और अगला हमारा क्या आता है? वर्ण सिस्टम आ गया था। यहाँ पे क्या आ गया था? हमारा वर्ण सिस्टम आ गया था। वर्ण, 4 वर्ण हमारे हुआ करते थे। एक होता था ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो इन 4 वर्णों का हमारे यहाँ प्रचलन अब बढ़ने लग गया था, ठीक है।
और अगला हमारे क्या होता है, ये रिजिड हो गया था, आ पहले ही गया था लेकिन अब यहाँ से ये रिजिड हो गया था। और अगला क्या आता है, एजुकेशन, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था लेकिन महिलाओं के लिए एंट्री नहीं होती थी उसमें। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, और मुख्यतः ये उच्च वर्णों के लिए हुआ करता था, गुरुकुल सिस्टम जो होता था उच्च वर्णों के लिए हुआ करता था। और महिलाओं की स्थिति में दोस्तों क्या होता है, गिरावट देखने को मिलती है हमको यहाँ पे, और सभाओं में भी इनका भाग लेने की कम हो जाता है। और विवाह मुख्यतः एक पत्नी विवाह हुआ करता था, जिसको हम मोनोगैमी कहते हैं। विवाह कैसा होता था, मोनोगैमी होता था। और यहाँ से हमको चाइल्ड मैरिज के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, यहाँ से हमको बाल विवाह के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। अगला हमारा क्या आता है, सामाजिक असमानता, मतलब सोशल डिस्पैरिटी। सोशल डिस्पैरिटी हमको यहाँ बढ़ती हुई देखने को मिलती है लेटर वैदिक पीरियड में। चलिए, और अगला हमारा क्या आता है, अगला हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए, महिलाओं की स्थिति में बहुत सारी दिक्कत आ गई थी। सबसे पहले तो उनकी जो वैल्यू थी समाज में लेटर वैदिक पीरियड में, वो गिरने लग गई थी। उन लोग को सभा अटेंड करने नहीं दे रहे थे। और दूसरी दिक्कत क्या आ रही थी कि शिक्षा का अधिकार भी उनका सीमित कर दिया गया था, मतलब अब उनको शिक्षा देते थे लेकिन बहुत सीमित दायरे में, ठीक है। और अगला क्या आता है, पुत्रों को पुत्रियों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर अब हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो वो हमारे लिए शुभ है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और अगला क्या आता है, पर्दा प्रथा और महिलाओं का एकांतवास होना शुरू हो गया था। और अगला हमारा आता है, संपत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया जाता था, और ज्यादातर महिलाएं किस पे रिलाई करती थी, अपने पति पे, अपने पुत्र पे रिलाई करना शुरू कर दी थी। चलिए, अगला हमारा आता है, और नेक्स्ट हमारा आता है क्या दोस्तों, एक और चीज हमको आपको दिखाता हूं मैं कि गोत्र मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गोत्र का सबसे पहली बार जिक्र कहां पे होता है, लेटर वैदिक पीरियड में होता है और अथर्ववेद में होता है। किसमें होता है, अथर्ववेद में होता है। और गोत्र कैसे कैसे गोत्र होते हैं, जैसे कि हमारा भरद्वाज गोत्र हो गया, कुछ लोग भरद्वाज गोत्र के भी हैं हमारे, ठीक है। और अगला हमारा आता है वत्स्य गोत्र हो गया, कश्यप हो गया, अत्रि हो गया, गौतम हो गया। तो ऐसे भी काफी सारे गोत्र होते हैं, है ना। चलिए, अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है द्विज। द्विज का मतलब क्या होता है, जो ऊपर के 3 वर्ण होते हैं हमारे, उनको हम द्विज में शामिल करते हैं। तो द्विज क्या होता है दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य किस में आते हैं, हमारे द्विज में आते हैं। लेकिन पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि द्विज में कौन नहीं आता है। तो द्विज में महिलाएं नहीं आती हैं और शूद्र नहीं आते हैं। देखिए, द्विज में कौन 3 लोग आते हैं, हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। लेकिन द्विज में कौन नहीं आता है, तो द्विज में हमारे महिलाएं और शूद्र नहीं आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्या आता है, 4 आश्रम। 4 आश्रमों का भी वर्णन हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड वाले फेज में हमको देखने को मिलता है। और जबाला उपनिषद में हमको देखने को मिलता है 4 आश्रम के बारे में वर्णन, ठीक है। तो सबसे, और ये अभी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये अभी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट हाल फिलहाल का अभी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक लास्ट वीक क्वेश्चन पेपर आया था। उसमें ये पूछा गया था कि 4 आश्रम का जिक्र वर्णन कहाँ पे है, तो ये जबाला उपनिषद में है। 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं, ब्रह्मचर्य होता है, फिर कौन सा होता है हमारा दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारा ब्रह्मचर्य, फिर होता है हमारा कौन सा, गृहस्थ आश्रम जिसमें आप शादी कर लेते हैं। तो ब्रह्मचर्य, 25 साल की उम्र तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और अगला हमारा क्या आता है कि 25 से लेकर 50 साल की उम्र तक हम गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, इसमें हमारी शादी हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा आता है कि 50 साल से लेकर 75 साल तक हम संन्यास की तरफ रवानगी ले लेते हैं कि अब हम संन्यास करेंगे। और वानप्रस्थ की तरफ हम कर लेते हैं 50 से लेकर 75 की एज में। और 75 से लेकर 100 की एज में क्या होता है, संन्यास की तरफ हम चले जाते हैं आगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, याद रखिएगा। 4 पुरुषार्थ जाते हैं, 4 पुरुषार्थ का भी यहाँ पे ओरिजिन हमको देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है धर्म, फिर आता है अर्थ, फिर आता है काम, फिर आता है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। और अगला दोस्तों हमारा क्या आता है, अब हम देखेंगे सबसे पहला आता है हमारा 16 संस्कार। अब हम देखेंगे 16 संस्कार, और ये आते हैं हमारे कहाँ पे, लेटर वैदिक पीरियड में आता है। 16 संस्कार के बारे में बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से देखना है। तो हमारा सबसे पहला आता है गर्भधन। गर्भधन में क्या होता है, पुत्र की कामना की जाती है, गर्भधन में पुत्र की कामना की जाती है। तो इसमें क्या होता है, संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाला एक संस्कार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भधन बोलते हैं। और अगला हमारा क्या आता है, पुंसवन। इसमें क्या होता है, जब गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की कामना के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। जो बच्चा होता है उसकी स्वस्थ कामना के लिए ये सब किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है सीमंतोयन। सीमंतोयन में क्या होता है, जो महिला होती है वो अपनी मांग में
वो भरती है। इसको मांग भरना कहते हैं। और माता और शिशु की रक्षा के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। हॉस्पिटल कभी आप गए होंगे तो ये माँ और बच्चे दोनों की स्वस्थ कामना के लिए इसको किया जाता है। ये होता है सीमंतो यज्ञ। नेक्स्ट हमारा आता है जत कर्म। जत कर्म क्या होता है? जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब शिशु का जन्म होता है तो उसके बाद ये वाला संस्कार किया जाता है जिसको हम बोलते हैं जट कर्म। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों नामकरण। नामकरण होता है हमारा, ठीक है। तो नामकरण क्या होता है? शिशु का नाम रखते हैं और 10वें और 12वें दिन मुख्यतः उसका नामकरण होता है बच्चे का। बहुत प्यारे प्यारे नाम है, चिंटू, बबली, पिंटू, है ना। ऐसे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम है जो रखे जाते हैं। फिर हमारा आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण में क्या होता है दोस्तों? निष्क्रमण में संस्कार में बच्चे को हम सबसे पहले सूर्य दिखाते हैं। सूर्य मतलब क्या करते हैं? सूर्य के दर्शन करवाते हैं बच्चे को, है ना। तो शिशु को पहली बार बाहर ले जाया जाता है इसमें और सूर्य देव के दर्शन करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में क्या होता है? मामा जी को बुलाया जाता है। मामा जी को बोलते हैं कि आइए और कुछ ठोस चीज अपने भांजे को खिलाइए, है ना। तो इसमें क्या होता है? अन्नप्राशन होता है। तो इसमें क्या होता है? शिशु को पहली बार कुछ ठोस आहार खिलाया जाता है। चलिए, मेनली खीर होती है या फिर राइस होता है, तो उसमें अन्नप्राशन होता है। अगला हमारा क्या आता है? चूड़ा कर्म। इसको चूड़ा कर्म कहते हैं। और अगला क्या आता है हमारा? इसमें पहली बार गजनी बनाया जाता है बच्चे को, मतलब उसके बाल काटे जाते हैं, ठीक है। और पहली बार उसका क्या होता है? मुंडन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों? कर्ण वेद आता है। इसको हम ईयर पियर्सिंग बोलते हैं। महिलाएं समझती होंगी ये सब चीजें। और इसमें क्या होता है? कंछेदन होता है। ये क्या होता है? कंछेदन होता है। लड़कों का भी होता है भाई, है ना। और अगला आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है हमारा? यज्ञोपवीत, है ना, मतलब थ्रेड सेरेमनी होती है। आपको क्या पहनाते हैं? उपनयन संस्कार, धागे से वो होता है ना, आप लोग को पहनाए होंगे। चलिए, अगला क्या आता है? उपनयन संस्कार हो गया। यज्ञोपवीत धारण कर शिक्षा प्रारंभ करी जाती है यहाँ से। नेक्स्ट हमारा आता है वेद आरंभ। वेद आरंभ का मतलब होता है दोस्तों कि अब आपको यहाँ से वेद की शिक्षा प्रारंभ कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि समर्थ वर्धन, समावर्तन, सॉरी, समावर्तन का मतलब होता है कि अब आपने पूरा नॉलेज ले लिया है, अब आपको आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है और शिक्षा पूर्ण कर गुरुकुल से लौटने के संस्कार को हम क्या बोलते हैं? समावर्तन कहते हैं। अब इसके बाद आपका फेवरेट आएगा, विवाह, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? आपका विवाह हो जाएगा। फिर कुछ ही समय के बाद आप समझ जाएंगे कि भाई कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, तो अब हम क्या कर लेते हैं? वानप्रस्थ की तरफ पलायन कर लेते हैं। तो अब आप क्या करोगे? वानप्रस्थ कर लोगे, मतलब रिटायरमेंट टू फॉरेस्ट लाइफ। अब आप जंगल की तरफ निकल पड़ेंगे, बोलेंगे आओ भाई ट्रैकिंग करके आते हैं। चलिए, और लौट के भी आओगे, ऐसा नहीं है। और अगला क्या आता है? संन्यास। फिर आप बोलोगे कि संन्यास ले लिया जाए, ठीक है। और आखिरी में आप क्या बोलेंगे? अंत्येष्टि संस्कार। जब आप देखोगे कि भाई सब सांसारिक मोह माया है, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, है ना, जैसे बहुत पैसे आ जाते हैं जिसके पास तो ऐसा बोलने लगता है कि सब मोह माया है ना। तो फिर आखिरी में क्या हो जाता है हमारा? अंत्येष्टि संस्कार हो जाता है। अंत्येष्टि संस्कार लास्ट रिचुअल होता है और ये शरीर के अंतिम संस्कार का विधि विधान होता है इसमें हमारा। कौन सा? अंत्येष्टि संस्कार। चलिए, नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है क्या कि हम देखते हैं कि विवाह किस किस प्रकार के हुआ करते थे। तो देखिए, 4 विवाह ऐसे थे जो कि हमारे समाज के द्वारा अप्रूव्ड थे, मतलब उनको हम माना करते थे कि अच्छे हैं। फिर 4 आगे क्या आएंगे जिसको हम मानेंगे डिसअप्रूव्ड, मतलब उसको हम नहीं मानेंगे। तो अप्रूव्ड में कौन से? ब्रह्म, देव, अर्श और प्रजापत्य। तो ये हमारे 4 कैसे अप्रूव्ड हैं समाज के द्वारा। तो ब्रह्म में क्या होता है कि पिताजी जो होंगे अपनी कन्या के लिए एक बहुत अच्छे योग्य लड़के को देखेंगे और उससे उनकी शादी करवा देंगे। सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज होती है हमारी कौन सी? ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है? यज्ञ के पुरोहित को कन्या दे दी जाती है। पुरोहित जो प्रीस्ट होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनको कन्या दे दी जाती है। और अगला हमारा क्या आता है? अर्श विवाह। अर्श विवाह में क्या होता है दोस्तों कि प्रतीकात्मक दान दिया जाता है, मतलब डाउरी के तौर पे एक चीज, मतलब जैसे डाउरी होती है ना, जैसे आज के टाइम पे, तो उस समय गाय को दे दिया करते थे गिफ्ट या फिर किसी टोकन के तौर पे किसी चीज को देना, है ना, उस पर शादी हो जाती थी। नेक्स्ट हमारा आता है प्रजापत्य। तो ये ड्यूटी के आधार पर हुआ करता था। कैसे हुआ करता था? कर्तव्य आधारित विवाह हुआ करता था। तो ये सब हमारे चारों विवाह अप्रूव्ड थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वीकृत थे, हमारे धार्मिक विवाह में आया करते थे। लेकिन अनअप्रूव्ड विवाह कौन कौन सा था दोस्तों? एक होता था असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब क्या होता है कि ब्राइड परचेज, मतलब डाउरी के जैसे ही होता था, लेकिन इसमें दुल्हन को खरीद लिया जाता था। तो क्या होता था? कन्या को खरीदना। फिर अगला आप लोगों का दूसरा फेवरेट आता है कौन सा? गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह को आज की डेट में कई बालक बालिका लव मैरिज कहते हैं। लेकिन देखिए, आज के टाइम पे तो अप्रूव्ड है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पहले के टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में ये डिसअप्रूव था, इसको स्वीकृत नहीं किया गया था। तो गांधर्व विवाह का मतलब होता है क्या? प्रेम विवाह, लव मैरिज, ठीक है। चलिए, और अगला हमारा क्या आता है? मेरा नहीं भाई, आप लोगों का है। चलिए, अगला क्या आता है? राक्षस। राक्षस क्या होता है? बलपूर्वक विवाह करना। राक्षस विवाह क्या होता है? बलपूर्वक विवाह करना।
नेक्स्ट हमारा आता है पैसाच विवाह। पैसाच विवाह क्या होता है, मतलब लड़की को सेड्यूस करना या फिर कुछ गलत चीजें करना, जिसकी वजह से क्या होता है, बलपूर्वक उससे क्या कर लेते हो, शादी कर लेते हो, विवाह कर लेते हो, उसको हम बोलते हैं पैसाच विवाह। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज, सबसे निम्न स्तर की शादी होती है दोस्तों हमारी, कौन सी, पैसाच विवाह। चलिए अगला हमारा क्या आता है, अब हम देखते हैं कुछ यज्ञ। तो मैंने आपको बोला था कि हम राजा क्या करता है, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए क्या करता है, यज्ञ करता है, बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं तो कोई और है ही नहीं, मैं पावरफुल हूं। तो सबसे पहले वो करता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, हॉर्स सेक्रीफाइस यज्ञ होता है एक तरह का, वैदिक हॉर्स सेक्रीफाइस रिचुअल होता है ये। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये राजा जो होता है अपने घोड़े को भेज देता है अपने सेनापति के साथ, और वो जाता है, जितना दूर जाना हो जाओ, अब घोड़ा जहां तक जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उस रीजन में जहां जहां से ये घोड़ा गुजर रहा है, तो उस रीजन में उस राजा का डोमिनेंस है, उस राजा का वर्चस्व है, अब उसका वहां पे अधिपस्त हो चुका है। और इसमें क्या होता है कि विस्तार और क्या बोलते हैं कि सर्वोच्चता का प्रतीक है ये, एक्सपेंशन और सुप्रीम पावर का प्रतीक होता था क्या हमारा, अश्वमेध यज्ञ। क्लियर हो गया। आपने भगवान राम जी की कहानी सुनी होगी कि उनके घोड़े को लव और कुश ने रोक लिया था, और लव और कुश ने सबको परेशान करके रख दिया था, ये कहानी भी आपने सुनी होगी जरूर। अगला हमारा क्या आता है, वे वो भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ ही करवा रहे थे। और अगला हमारा आता है दोस्तों राजसूय। राजसूय क्या होता है हमारा, किंग्स कॉन्सिक्रेशन। क्या होता है, किंग्स कॉन्सिक्रेशन होता है मतलब रॉयल ऑथोरिटी, मतलब भगवान सॉरी जो राजा हुआ करता था उसको मुकुट पहनाया जाता था। क्या हुआ करता था, जब राजा का जो सेनापति हुआ करता था, जब वो युद्ध से लड़कर या फिर जीत कर आया करता था, तो राजा अपना डोमिनेंस वापस दिखाने के लिए क्या करता था, राजसूया करवाया करता था, मतलब कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी इसको कहते हैं। कौन सी सेरेमनी, कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी कहते हैं, जिसको हम राज्य अभिषेक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, राज्य अभिषेक कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है क्या, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी क्या होता था, वाजपेयी एक प्रेस्टीज रिचुअल होता था, इसमें कैरियट रेस होती थी, मतलब घोड़ों की हम लोग रेस करवाया करते थे। और इस यज्ञ में राजा विशेष रूप से तैयार किए गए सोम, सोम वही वाला सोम, ठीक है, तो सोम का क्या करता था, सोम को पीता था और बोलता था कि मैं हूँ बहुत पावर, क्योंकि सोम पीने के बाद तो हर कोई कहता है ना कि मैं पावरफुल हूँ। चलिए अगला क्या आता है, और इसमें रथ दौड़कर मतलब रथों की क्या करवाई जाती थी, दौड़ करवाई जाती थी, रेस करवाई जाती थी। तो ये तीन हमारे हो गए क्या, यज्ञ हो गए। अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, और हमारा फाइनल कौन सा हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया। देखिए यहाँ पे एक घोड़ा बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ये देखिए चार चार घोड़े यहाँ पीछे एक भाई साहब बैठे हैं, है ना, तो ऐसा हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों, हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी मेनली, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अब काऊ कैटल से कहाँ किसकी तरफ हम शिफ्ट हो गए, लैंड की तरफ शिफ्ट हो गए। पहले क्या होता था, गाय के लिए, बैल के लिए, कैटल्स के लिए लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब किसके लिए लड़ाई हो रही है, जमीन के लिए लड़ाई हो रही है, किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वेल्थ के लिए लड़ाई हो रही है। तो अब यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देने लगे, अब यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस भूमि अब गायों से अधिक मूल्यवान हो गई। लैंड हैज नाउ बिकम मोर वैल्यूएबल देन काउस, लैंड हैज बिकम मोर वैल्यूएबल देन काउस। नेक्स्ट हमारा आता है यूज ऑफ आयरन टूल्स। मैंने आपको बताया था कि अब आयरन के टूल्स का यूज होने लगा था, जिसकी मदद से वो लोग आगे चलकर क्या पेड़ मतलब जो जंगल के वो थे कटाई कर देते थे और अपने आप को आगे शिफ्ट कर लेते थे, अपना रहवास बना लेते थे, है ना। तो अजरांती खेड़ा दोस्तों एक जगह है, अजरांती खेड़ा, ये एक जगह है कहाँ पे, हमारे एटा, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। तो अजरांती खेड़ा एक जगह है जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स मिलते हैं किसके, आयरन के। तो यहाँ पे आयरन वेपन्स के हमको सबसे ज्यादा डिपॉजिट मिलते हैं। दोस्तों मेन क्रॉप्स की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने एक चीज पढ़ी थी कि वहां का मेन क्रॉप हुआ करता था बार्ली, बार्ली को ही यव कहते थे। वहां पे हमने सिर्फ एक क्रॉप पढ़ा था ऋग्वेदिक पीरियड में जिसको हम बार्ले कहते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में अब आप पढ़ेंगे कि राइस, वीट, बार्ले, सीसम और बीन्स का भी आगे चलकर प्रचलन हो गया था हमारे किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी क्या, कि कैटल अभी भी इंपॉर्टेंट थी, पूरा वो नहीं गया उनका एकदम से, अभी भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी। और बार्टर सिस्टम होने लगा था जिसको हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब मैं आपको गेहूं दे रहा है उसके बदले आप मुझे चावल दे दो, क्लियर। मैं आपको बाइक दे रहा हूं उसके बदले आप मुझे अपनी XUV 700 दे दीजिए, लेकिन आप नहीं देंगे। चलिए अगला क्या आता है, दे देंगे, बैठा देंगे, बोलेंगे अच्छा गरीब घूम ले। चलिए अगला क्या आता है हमारा, क्राफ्ट्स और ट्रेड आ गए थे। तो क्राफ्ट और ट्रेड में क्या होता है कि PGW, PGW मतलब होता है पोट्री ग्रे वेयर, पोट्री ग्रे वेयर का प्रचलन यहाँ पे बहुत हमको देखने को मिलता है दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा आता है
वीविंग मतलब होता है बुनाई, और नेक्स्ट हमारा आता है कारपेंट्री, मतलब जो आपके बढ़ई वगैरह होते हैं उन सब का प्रचलन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हमारा आता है क्या, टैक्सेस। मैंने आपको टैक्सेस के बारे में बताया था, एक होता था भाग दूत, तो ये क्या करता था, कलेक्ट करता था टैक्स को। क्या करता था ये, टैक्स को कलेक्ट करता था। लेकिन अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन था जो ट्रेजरी का हेड हुआ करता था। हु इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, हु इज द हेड ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ये चीज आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमारा क्या होता है, लेटर वैदिक पीरियड भी समाप्त होता है। वैदिक एज का यहाँ पे क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैदिक लिटरेचर अगले अध्याय से, अगले लेक्चर से। मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता है तो ईश्वर के मन का होता है, और ईश्वर के मन का होता है ना जब, तो बहुत अच्छा होता है। चलिए ठीक है, अगले सेशन में अब हम जल्दी मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।